बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज जो है बड़ा एक स्पेशल केस है जो कि लगा हुआ है इस वक़्त अदालत में और उसको स्पेशल जो है उसकी स्पेशल केस की ख़ासियत जो है वो उसके जज साहिब हैं, जिन्होंने उसको जो है वो स्पेशल बना दिया। हुमायूं दिलावर की अदालत में केस लगा हुआ है, नईम हैदर कुंजोता साहब हमारे साथ हैं। नईम साहब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको तो इस वक़्त इस्लामाबाद में होना चाहिए था। देखें, गुजारा ये है कि केसेस की तादाद इतनी है कि पूरे पाकिस्तान में आपको पता है कि अगर खान साहब की 2 महीनों के अंदर 350 अदालत में पेशियां हो सकती हैं, तो कई ऐसी जगह हैं जहां पर जो है वो नहीं जाते, हमें जाना पड़ता है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि फिर डबल भी करें तो 700 तो पेशियां हमारी हो गई होंगी हुँ, 2 महीनों के अंदर अंदर। तो लिहाजा लाहौर के अंदर भी केसेस हैं, वहाँ पर अलग जो है टीम हमारी इस्लामाबाद के अंदर खारिज साहब और बैरिस्टर गौर वो उसको लीड कर रहे हैं। उसमें जो है वो केस आज समाअत के लिए फिक्स है और हमें जो शुरू से हम कह रहे हैं कि जज साहब जो हैं खान साहब के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं, प्रोसीडिंग्स जो हैं वो मेरिट के ऊपर नहीं हो रही और इस केस के अंदर जो है हमें इंसाफ होता हुआ जो नज़र आना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा। वो कैसे नज़र नहीं आ रहा कि एक कंप्लेंट जो है वो नवंबर के अंदर फाइल होती है, यानी कि पिछले साल के नवंबर में, जो कि आज मीडिया के ऊपर बताया जाता है जी कि खान साहब ने जो है 1 साल से इस केस को कि 1.5 साल से इस केस को जो है लटकाया हुआ है और आगे चलने नहीं दे रहे। तो मैं उसमें थोड़ी-सी वज़ाहत इसलिए कर रहा हूँ कि एक आध नोटिस मिला खान साहब को नवंबर के बाद, क्योंकि खान साहब जो है वो उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ था और उस वज़ह से वो 1-2 महीने, 3 महीने वो एग्ज़ेम्पशन हम माँगते रहे और जब उन्होंने कहा कि नहीं अब जैसे भी है लेके आएँ, तो खान साहब को जो है वो जिस तरह से आपको पता है कि वो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर पेश हुए और जिस तरह से वहाँ पर जो है वो हमला हुआ खान साहब के ऊपर, वो भी आप सबको पता है। तो खान साहब ने किसी जगह के ऊपर ना तो वो भागे हैं, ना किसी कोर्ट से वो जाने से उन्होंने इनकार किया है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। कचहरी के हालात इतने बैड हैं, लेकिन उसके बावजूद इस केस को हंगामी बुनियादों के ऊपर पहले इसके अंदर ज़फ़र इकबाल साहब थे, 1 महीने की उन्होंने अपनी डेट दी और उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया और उसके बाद ये है तो खान साहब को 9 मई को जब अगवा किया गया सुप्रीम कोर्ट से तो उसके बाद 10 मई को इस केस के अंदर फर्द जुर्म लगा दिया, चार्ज जो है फ्रेम कर दिया कि हमेशा ये होता है कि फर्द जुर्म जब लगाया जाता है तो अक्यूज़ के सामने पढ़ा जाता है या उससे कोई उसे बताई जाती है कि ये आपके खिलाफ हम फर्द जुर्म या आपके ऊपर ये चार्ज लगा रहे हैं और ऐसी कोई प्रोसीडिंग्स जो हैं वो कानूनी तौर पर नहीं की गई। फिर हम जो उसके बाद जो है जज साहब के हवाले से हमने दरखास्तें दी कि उनको खुद भी दी कि आप इस केस की समाअत ना करें, क्योंकि जो आपने वहाँ पर जिस तरह से पुलिस लाइन के अंदर जो है फर्द जुर्म जाके लगाया, तो हमें नहीं लगता कि आपसे हमें इंसाफ की उम्मीद है। लेकिन उन्होंने हमारी दरख्वास्त को खारिज कर दी, हाई कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग, लेकिन 3-4 महीने हो गए हैं और उसके ऊपर जो है वो स्टिल मामला वहाँ पे कोई ट्रांसफ़र के हवाले से डिसाइड नहीं हो रहा। आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप डिसाइड करें कि जज साहब जो हैं, इनके हवाले से डिसीजन दें, ताकि अगर डिसीजन हाई कोर्ट से है, हम उसको चैलेंज तो कर सकें सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हुँ। लेकिन आमिर फारूक साहब भी डिसीजन नहीं दे रहे। वो इसी वजह से नहीं दे रहे क्योंकि उनके ऊपर भी हमने इसी तरह से एतराज़ किया हुआ है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम हर जज पे एतराज़ है। ये 2 जजेस के हवाले से खान साहब ने स्पेशली जो है एतराज़ किया। एक आमिर फारूक साहब हैं और दूसरे हुमायूं दिलावर साहब हैं और तीसरे ताहिर सिपरा साहब हैं, उनके हवाले से भी उन्होंने किया है। तो वजूहात सिर्फ़ यही हैं कि केसेज़ जिस तरह से चलाए जा रहे हैं कि एक मेरिट के ऊपर दरख़्वास्त फॉर एग्ज़ाम्पल बनती ही नहीं है। और वो हमारी दरख़्वास्त अगर हम कोई देते हैं कि ये दरख़्वास्त जो है एक्सेप्ट की जाए और उस कंप्लेंट को ख़ारिज किया जाए और उसके कानूनी पहलुओं को देखे ही ना जाए, जो कि बार-बार हम वीडियोज़ के अंदर बता चुके हैं कि ये कंप्लेंट चलने की किस तरह काबिल नहीं है। तो जब फैसला दिया जाए, तो उसके अंदर उस हमारी दरख़्वास्त को ख़ारिज कर दिया जाए और फिर भी उस केस को हर रोज़ के लिए समाअत के लिए फ़िक्स किया। यानी कि क्या कोर्ट्स के अंदर जितनी भी हैं, एक केस ही लगा होता है, लाखों के हिसाब केसेज़ हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी तरह से लाखों के हिसाब केसेज़ हैं। तो नीचे ट्रायल कोर्ट्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा केसेज़ होते हैं और हर रोज़ की अगर पेशी निकाली जाए तो 60-70 केस तो बनते ही है। तो हुँ। बाकी सारे केस सुने ही नहीं जाते, सिर्फ़ एक इस केस के लिए जो है क्या कोई ऐसा स्पेशल ऑर्डर हुआ है सुप्रीम कोर्ट से कि उन्होंने तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये अपनी छुट्टियाँ कैंसल कर दी उन्होंने तो इस केस के लिए।
जी बिल्कुल, पहले छुट्टियाँ जो थीं उनको जैसा आपको छुट्टियों के अंदर वो अवेलेबल नहीं थे और बकाया तौर पे लिस्ट जारी की गई, रोस्टर जारी किया गया जिसमें ये बताया गया कि हमारे दिलावर साहब नहीं है, लेकिन बाद में फिर 26 तारीख को एक लिस्ट जारी हुई जिसके मुताबिक ये कहा गया कि ये इस छुट्टियों के अंदर 5 दिन के लिए बैठेंगे और अच्छा, 5 मैं दिन के अंदर आप देखेंगे पूरा-पूरा दिन समाअत हो रही है। अब आज ये क्या करने जा रहे हैं? क्या ये फैसला सुना देंगे, फैसला महफूज़ कर देंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट ने या सॉरी हाई कोर्ट ने कोई अभी फैसला नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया हुआ है कि आप जब तक हाई कोर्ट जो फैसला नहीं देती, तो ये फैसला नहीं सुना सकते। तो क्या ये महफूज़ फैसला कर लेंगे, आज ही सुनाएँगे या कि ये कल परसों में सुनाएँगे या इसके के मतलब व्हाट कैन ही डू एक्ज़ैक्टली? देखें, गुज़ारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट मना उस हिसाब से करती है या कोई भी ऑर्डर पास करती है जो कानून के अंदर इजाज़त हो, जो कानून के मुताबिक बनता हो। तो पहले तो ये देखना है कि क्या कानून के मुताबिक हाई कोर्ट के अंदर एक दरख़्वास्त पेंडिंग हो, तो क्या नीचे वाले ट्रायल जज साहब जो हैं वो फैसला दे सकते हैं, डिसीज़न दे सकते हैं उस केस के हवाले से। तो वो वाज़ह तौर पर है कि जो सेक्शन जो है 5 टू 6 सबसेक्शन 8 सीआरपीसी का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, हुँ, वो वाज़ह कहता है कि जब हाई कोर्ट के अंदर मामला ट्रांसफर के हवाले से पेंडिंग हो, तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, तब ट्रायल कोर्ट जो है कोई डिसीजन फाइनल या कोई ऑर्डर पास करेगा। लेकिन आज जो है वो फैसला इसलिए समाज के लिए फिक्स किया गया कि आज आप बहस करें या ना करें। जज साहब ने ये ऑर्डर के अंदर कहा है कि मैं फैसला दे दूँगा। कल गवाहों की लिस्ट दी गई, तो जज साहब ने खुद कहा कि गवाहों की लिस्ट दें। लेकिन जो है लिस्ट देने के बावजूद वो रेलेवेंट जो है गवाह थे और फैसले के अंदर जो ऑर्डर किया है उसके अंदर लिखा है कि ये गवाह जो रेलेवेंट नहीं है। अब रेलेवेंट कैसे नहीं है? केस क्या है? केस ये है कि खान साहब ने तोशा खाना से जो गिफ्ट लिए वो जो साल की एसेट्स लायबिलिटीज जो तो इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा करवाई जाती हैं, यानी कि तफसीलात जो जमा करवाई जाती हैं हर साल के जो रिकॉर्ड जो है अपना जो है कि मेरी ये गाड़ियां हैं जी, ये मेरी जायदाद है जी, ये मेरे पैसे हैं जी, कि ये जो सारे दिए गए हैं, जो जमा करवाई गई हैं, उसमें इन्होंने इन सालों में जो है तोशाखाना से लिए हुए गिफ्ट जो हैं वो छुपाए हैं, वो लिखे नहीं हैं। हुँ, ठीक है। हालाँकि हमारा केस ये है कि हमने एवरीथिंग जो है वो हर चीज़ एफबीआर के अंदर पैसे जो हमारे थे वो सारे बैंक के ज़रिए वो सारी स्टेटमेंट्स एफबीआर के अंदर डिक्लेयर हैं और उसके साथ-साथ इलेक्शन कमीशन के अंदर भी सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन की हुई हैं। किसी साल के अंदर कोई चीज़ छुपाई नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल 30 जून जो भी हर साल का होता है उसको उससे जो एसेट्स हम जमा करवाते हैं, उससे पहले अगर कोई मुझे एक किताब ही मिलती है या मुझे कोई एक फूलों का गिफ्ट मिलता है या मेरे पास कोई चीज़ होती है या कोई घर ही होता है, तो मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो 2 महीने पहले बेच देता हूँ, हुँ, हुँ, ठीक है? तो उस बेचने से जो रकम आएगी वो मैं रखूँगा अपने अकाउंट में। ये नहीं होगा कि 6 महीने पहले या 5 साल पहले की कोई चीज़ मैंने बेची हुई है, ठीक है? और वो बेची हुई चीज़ जो है वो मैं अपने एसेट्स के अंदर देख लें, वो तो मेरा बे हिस्सा ही नहीं रही ना, वो तो मेरे पास रही, वो तो मेरी प्रॉपर्टी ही नहीं है। और अगर इसी तरह से मैंने वो गिफ्ट किसी और को गिफ्ट कर दिया, तभी वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि मैंने वो गिफ्ट कर दिया है। अब उससे जो चीज़ बेची है, जो उससे रकम हासिल होती है, अगर मैं उसको रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं उसमें से खाना खा लेता हूँ, तो वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होगा। हुँ, लेकिन अगर कोई रकम जो मुझे मिली है वो मैं अगर बैंक में सारी जमा करवाता हूँ और वो सारी रसीदें एफबीआर के अंदर हर चीज़ डिक्लेयर करता हूँ, तो देन वो कैसे आप कह सकते हैं कि मैंने कोई चीज़ छुपाई? अच्छा, जो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया गया, वो सारी बैंक स्टेटमेंट सारा रिकॉर्ड जमा करवाया गया कि ये तोशाखाना से गिफ्ट मिले और उससे जो रकम हासिल हुई, उसे ये किया, वो किया, सड़क बनवाई जो। लेकिन वो ये कहते हैं कि आपने वहाँ पर ये नहीं लिखा, तोशाखाना का लफ़्ज़ नहीं लिखा। जिस जगह के ऊपर आपने लिखना था कि ये तोशाखाना की जो है वो लफ्ज़ है कि तोशाखाना के जो गिफ्ट थे उससे ये रकम हासिल हुई, तो आपने तोशाखाना नहीं लिखा, जो कानून के मुताबिक लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक हुँ, है जी? तो उससे केस वाज़ेह हो गया। 35 सवालात जो किए गए खान साहब से, हर एक का जवाब खान साहब ने दिया। कोई ऐसा सवाल नहीं था जो इन्होंने ना दिया हो। इलेक्शन कमीशन ने जब फैसला महफूज किया इस कंप्लेंट से पहले, जिसमें खान साहब को डी सीट किया गया था नॉमिनली, यानी कि स्पीकर ने रेफरेंस भेजा, उसने रेफरेंस भेजा 1 साल का। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात का
तजावुज़ करते हुए 3 साल के हवाले से जो है वो केस जो है कंप्लेंट भेज दी। अच्छा, 1 साल के जो केस था जो स्पीकर की तरफ से आया हुआ, जो फैसला उस पे दिया गया, जब फैसला रिजर्व किया जाता है, यानी कि फैसला जैसा आप कहते हैं जी महफूज हो गया है। अब उसके बाद फैसला महफूज करने के बाद आप कानूनी तौर पर जो जो भी जज है या कोई अगर इलेक्शन कमीशन है या कोई भी, तो वो न्यू जो है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स अगर लेके आएगा कि ये आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा फैसले के अंदर, तो वो जरूर बताएगा उस बंदे को जिसके खिलाफ केस हो। तो खान साहब को वो नहीं बताया गया। यानी कि जब फैसला महफूज किया गया उसके बाद बैंक से रिकॉर्ड मंगवाया गया और जगहों से रिकॉर्ड मंगवाया गया, लेकिन खान साहब को उसके हवाले से कोई इतला नहीं दी गई और एक्स पार्टी जो है वो डिसीजन किया गया। ठीक है। और वो फैसला देना था फॉर एग्जांपल 3 महीने के अंदर अंदर, वो 1.5 महीने के अंदर एक आध कोई नोटिस भेज के जवाब लेके और फौरन फैसला दे दिया। तो इसी आज तरह जब केस आ गया जी, 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 इसी आप तरह बात जब केस आ गया इधर यहाँ पर जज हुमायूं दिलावर साहब के पास, तो यहाँ पर भी खान साहब ने जो सारे जवाब दिए हैं उसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो सवालात आए हैं वो ये नहीं कहते कि आपने ये जुर्म किया है, वो ये कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने ये एविडेंस दी है, प्रोसिक्यूशन ने ये कहा है, प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि आपके ऊपर ये केस फाइल की जाए। जी स्पीकर नेशनल असेंबली ने रेफरेंस भेजा है, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? आपने जो गिफ्ट आगे किसी को बेचे उस बंदे का नाम क्यों नहीं लिखा आपने, हालांकि वो है रिक्वायर्ड नहीं। आपने जो गिफ्ट उससे पहले बेचे उसकी तफसीलात नहीं दी, वो हम कह रहे हैं कि हमने पैसे जमा करवा के और वो सारे रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है अर्जी। यानी कि अपने जो उन्होंने गवाह वहां पर जो जिसके ऊपर वो इनसार करते हैं कि बैंक अकाउंट्स हैं फॉर एग्जांपल, जी बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड मंगवाया गया जी, हमने कैबिनेट डिवीजन रसीदें मंगवाएंगी और ये जो वैल्यू असेस की गई सारे तोहफों की वो रिकॉर्ड मंगवाया गया, तो उनके हवाले से कोई उनको जो है वो सर्टिफाई नहीं किया गया, जो उसके हवाले से जिसने रिकॉर्ड बनाया, जिसने वो रिकॉर्ड मेंटेन किया या जिसने कीमत लगाई, वो कोई बंदा इन्होंने पेश नहीं किया। ये नहीं कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने पेश करना है, कोई भी अगर बैंक के हवाले से आपने कोई खान साहब के खिलाफ चीज पेश करनी है कि ये आपने अकाउंट में पैसे कम रखे या ज्यादा रखे, तो वो जो बैंक का नुमाइंदा होगा, जो उसके रेलेवेंट बंदा होगा, वो आके गवाही देगा, या जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कम से कम सर्टिफाइड होंगे। वो ना डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड है जो बैंक से हैं, बल्कि ये कहा जाता है जब क्रॉस होता है, ये कहा जाता है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सर्टिफाइड तो नहीं थे, लेकिन वो हमने कंप्यूटराइज फॉर्म में जो है वो लिए। तो कंप्यूटराइज फॉर्म में ये थोड़ी होता है कि आप कंप्यूटर के ऊपर बैठ के जो है डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं। तमाम सवालों के जवाब दिए खान साहब ने, और तमाम सवालों के जवाबात में ये ही चीज सामने आई कि जो प्रोसिक्यूशन ने केस जो है वो बनाया था, जो इलेक्शन कमीशन ने केस भेजा, यानी कि प्रोसिक्यूशन केस साबित ही नहीं कर सकती, कोई मैं एविडेंस जो है कल जी। जो हुआ, जो हमने गवाहों की भी देखा कि जब 4 गवाहों के बारे में उन्होंने कहा और गवाहों की लिस्ट भी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, उन्होंने कहा गवाहों को बुला लें। 1 घंटे के बाद उन्होंने कहा कि अब गवाहों को मैं बुलाने ये कैसे, हाउ डिड दैट हैपन? देखें, कानून के मुताबिक ये होता है कि अगर किसी के खिलाफ केस कोई हो तो उसे पूरा मौका दिया जाता है फेयर ट्रायल का, जो आइन का आर्टिकल 10A वाज़ह तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तो उसके मुताबिक अगर केस बना है तो डिफेंस में मैं अपने हक में गवाही दे सकता हूँ, मैं अपने हक में गवाह ला सकता हूँ, मैं अपने हक में हुँ, सबूत पेश कर सकता हूँ, मैं अपने हक में बैंक के अकाउंट्स लेके आ सकता हूँ कि जिस हवाले से आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो शखाना की डिटेल मैंने देनी है, कोई भी चीज़ देनी है तो मैं मेरा हक है। जब मुझसे सवालात ही इस हवाले से पूछे जा रहे हैं कि आपने एक चीज़ डिक्लेयर नहीं की और हम ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें भी हैं मेरे अकाउंटेंट के ज़रिए वो सारे फॉर्म उसने फिल करके वहाँ जमा करवाए थे। डेफ़िनिटली खान साहब ने खुद, या मैं भी अगर हूँ, तो मैं कभी भी खुद जाके तो नहीं करवाता। मैंने तो अपना रिकॉर्ड देना है कि ये मेरी चीज़ें यार ये करवा दें। तो जिसने वो जो टैक्स कंसल्टेंट है अगर उसका नाम दिया तो उसने आके गवाही देनी है जी कि मैंने कैसे ये सारा किया प्रोसेस हुँ। और क्या-क्या चीज़ आप बताएँ कैसे मुझे। तो वो हक हमारा ख़त्म किया गया और दरख़्वास्त भी हमारी ख़ारिज करके ये कहा गया कि अब फ़ाइनल। अब इसके बाद ये 4 गवाह थे। इसके बाद मज़ीद और गवाह हमने देने थे। ठीक है जी। सरकारी गवाहों की हमने लिस्ट देनी थी। हुँ, हुँ। तो वो हमारा हक था। वो क जो है कानून हमें देता है अब। ठीक है, हम 2 गवाह दें, 4 दें, 10 दें, जो हमारे मर्ज़ी है, उसके अंदर लिमिट नहीं। ठीक है? लेकिन
4 गवाहों के ऊपर आपने ये तो इतराज कर दिया कि ये रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आप यूं तो ना कहें ना कि आप मजीद भी कोई गवाह नहीं दे सकते। हाँ, राइट। ठीक है, नहीं, तो लेकिन वो पहले हमारा इजाज़त तो दे दी थी कि आप गवाहों को बुला लें। 1 घंटे का वक़्त दिया, जब घंटा वो होने वाला तो उन्होंने कहा कि फिर अब रहने दें। उसके बाद इर्रेलेवेंट कहा था ना, पहले तो वो मान गए थे गवाहों की लिस्ट को। सर, गुज़ारे ये है कि जब हमने जाकर उन्हें ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि जब तक ट्रांसफर एप्लीकेशन हाई कोर्ट में डिसाइड ना हो, आप हमारा केस ना चलाएं। मेंटेनेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी मतलब ये लोग भी चलें, वो आम आवाम को सादा लफ्जों में जाना चाहिए कि ये केस काबिल समाअत नहीं है। तो हुँ, इसके ऊपर जब तक हाई कोर्ट से फैसला ना आ जाए, तो ट्रायल चलाना, उसको कंक्लूड करना, फैसला देना, वो सारा ज़ाया हो जाएगा ना। तो जब तक वो ना आ जाए, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, हमने बताया, और उसके ऊपर उन्होंने बगैर हमारी दरख्वास्त सुने हमने ये कहा कि आप 2 दिन का टाइम दे दें, बैंक के अकाउंट्स लाने हैं और दस्तावेजात पेश करनी है। अब जैसे 342 की स्टेटमेंट दी गई, उस दिन भी ये कहा गया कि हम आज आ गए हैं, खान साहब ने कहा कि मैं आ गया हूँ, लेकिन मुझे टाइम ये दिया जाए कि मैं जो गवाही करवाई गई है आपकी तरफ से वो पढ़ सकूं, जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है वो पढ़ सकूं, और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स मेरे खिलाफ इस्तेमाल की जा रहे हैं वो पढ़ सकूं, जो जो चीज़ें केस के रेलिवेंट हैं वो सारी जो है वो देख सकूं, और फिर उसके बाद डिस्कशन कर सकूं, फिर एक एक सवाल जो आपने पूछा है उसके ऊपर डिटेल से तसल्ली से मैं जवाब दे सकूं, कि कोई चीज़ मैं गलत ना कह दूं, जल्दी में मुझे कोई चीज़ मिस ना हो जाए, या मैं रिकॉर्ड ही ना गो थ्रू करूं, तो फिर कैसे जो है वो आप। लेकिन उसके ऊपर अच्छा क्या चलें। कहा गया, उसके ऊपर ये कहा गया कि आप आए, बंदूक की नोक के ऊपर हुँ, 342 की स्टेटमेंट दूसरे दिन ली गई। बिल्कुल खान साहब रेडी नहीं थे। 3 दिन पहले वो मिलता है आपको 8वीं 9वीं मुहर्रम को, सवालनामा। 8वीं सवालनामा, हुँ, और मुहर्रम जो है 9वीं 10वीं वो पैसेज होता है, अशूरा है। तो उसके बाद आप फौरन पेश होते हैं, तो साथ ही कहते हैं जी कि ये आप करके लेंगे। हालांकि जो नॉर्मल प्रोसेस है वो ये है कि केस फॉर एग्जांपल किसी कोर्ट में चला है, लोग तो वैसे जो हमारा सिस्टम है उसके मुताबिक तो एक केस दायर करता है तो उसकी जो नस्लें हैं वो फिर केस लड़ती रहती हैं। हुँ, लेकिन अगर उस चीज़ को भी इग्नोर किया जाए और रूटीन के मुताबिक ये देखा जाए कि प्रोसेस है क्या, प्रोसेस ये है कि फॉर एग्जांपल कोई केस दायर हुआ है, दायर होने के बाद उसके उसमें दूसरे बंदे को नोटिस जाते हैं, या जिसके खिलाफ वो दायर किया जाता है, या कोई सरकार होती है तो सरकार को नोटिस जाएगा, तो उसे बाकायदा जो है वो तलब किया जाता है। अगर नहीं आता तो फिर दूसरी दफ़ा फिर भेजे जाते हैं, वो आता है, वो अपना आका वकालतनामा देता है, फिर वो उसके ऊपर उसका वकील जो है फिर अगर डेट मांगता है, फिर रूटीन में डेट मिलती है कि उसकी तैयारी नहीं है। ठीक है, और फिर ये नहीं होता कि अभी आया है तो दोपहर को आप आके इसके ऊपर आर्गुमेंट करो। टाइम दिया जाता है बकाया तौर हुँ। पर कि आपके पास 5 दिन है। केसेस की तादाद देखें ना कि 200 के करीब केसेस बना दिए गए, तो आपने ये देखना है कि टोटल जो है वो केसेस कितने बने हुए हैं और कितनी पेशियां हैं, और एक बंदे को मौका तो दिया जाए फेयर ट्रायल का। 2-4 दिन की डेट भी नहीं हो रही। नैब कोर्ट अच्छा में चलें, पेश बस हम मेरा अब हुए, आखिरी उन्होंने सवाल कहा है। कल फिर आ जाइए। नहीं, जी। बस आखिरी मेरा क्विक क्वेश्चन है। आज अगर ये कोई भी फैसला दे देते हैं, अगर महफूज़ फैसला, मुझे नहीं पता कि आज सुना सकते हैं या कल सुनाएँगे, क्योंकि उन्होंने तो कहा कि वो फैसला महफूज़ कर देंगे और दलाइल सुने बगैर और द गवाहों को सुने बगैर वो एकतरफ़ा तौर पर वो फैसला करने जा रहे हैं। और अगर अभी वो फैसला कर देते हैं, इस फैसले को अगर वो नाअहली का फैसला करते हैं या नाअहली और साथ में कोई जेल की सज़ा सुनाते हैं, तो इसको क्या फौरी चैलेंज किया जाएगा या इमरान खान को गिरफ्तारी देनी पड़ेगी? ये क्या प्रोसेस होगा इसका? देखिए, अगर वो नाअहली करते हैं और इसके अंदर जो है वो सज़ा भी सुनाते हैं, तो फ़ौरन हम उसको चैलेंज करेंगे, और वो जो सज़ा है वो तो इंशाल्लाह सस्पेंड हो जाएगी। वो यूँ ही होता है जैसे आपने कोई प्रीवियस बेल जो है इस तरह से वो करनी है। क्योंकि इस केस के अंदर जो वैसे सज़ा है वो 3 साल तक है, लेकिन वो मैक्सिमम सज़ा नहीं दी जाती। कोई भी किसी का जुर्म होता है, वो उसकी सज़ा फुल जो है वो नहीं दी जाती। तो लिहाज़ा उस हिसाब से फिर जो है जैसे डिसीज़न आता है फिर हम फ़ैसला करेंगे, और उसको फ़ौरन हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। लेकिन अगर ये मामला फॉर एग्जांपल यहाँ से सज़ा होती है, खान साहब को नाअहल किया जाता है, एट लीस्ट अगर बंदयाल साहब की मौजूदगी में हुँ। हम सुप्रीम कोर्ट में ये मामला हमारा पहुँच जाता है, तो इंशाल्लाह हमें जो है पूरी उम्मीद है कि ये जो फैसला आएगा ये हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपने देखना ये है कि इस वक़्त टाइम जो है वो इलेक्शन का है। इलेक्शन के अंदर एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को आपने उस इलेक्शन से आउट करना है,
तो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 1 महीने के अंदर-अंदर आप जो है ये 2 महीने के अंदर-अंदर या वो इलेक्शन से आउट करके या इस तरह से कि नए वाले केस में या किसी केस के अंदर भी गिरफ्तारी डाल के अंदर डाल दें। तो वो पहले ही आपने निगरान वज़ीर आला का जो नाम दे रहे हैं, उसमें मशावरत ही नहीं पीटीआई से की जा रही। तो फिर वो उसके पास वो सारा जो प्लान रचाया गया, तो वो सारा उसके ऊपर आएगा कि एक पीटीआई को इस इलेक्शन से ही आउट कर दिया जाए। तो उस लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कल हाई कोर्ट से फैसला आए हुँ, और अगर हाई कोर्ट दरख़्वास्त ट्रांसफ़र नहीं करती, तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी वो दरख़्वास्त परसों समाअत के लिए हो और जज साहब को चाहिए कि यहाँ पर इंसाफ़ दें हमें। इस तरह से वो फ़ैसला जो है वो ज़बरदस्ती ना दें, जैसे हक़ ख़त्म किया गया और फिर जो है फ़ैसला महफ़ूज़ करके और कल ही फिर वो फ़ैसला भी दे दें। रूटीन के मुताबिक देख लें, जब हाई हायर कोर्ट्स होती हैं, या अपर कोर्ट होती हैं, जब उधर मामला पेंडिंग होता है, तो वैसे ही नीचे कोर्ट्स जो हैं, वो कहते हैं जी ठीक है जी, आप ये मामला चल रहा है हाई कोर्ट में, तो आप वहाँ पहले डिसीजन देख लेते हैं, तो फिर आगे चलते हैं। हुँ, हुँ। जी, चलें, बहरहाल जी देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। मैं तो समझता हूँ कि जज साहब का जो है ना वो फ़ोन का फोरेंसिक भी करवाना चाहिए कि जब वो 1 घंटे का टाइम देते हैं, 2 घंटे का, तो उसके बाद किसको कॉलें करते हैं, कहाँ से उनको मैसेज आते हैं, कहाँ से वो रिसीव करते हैं। बहरहाल ये एक अलहदा डिस्कशन है कि अगर आप गवाहों के बगैर और य एकतरफ़ा फैसले अगर आप सुनाते रहेंगे, तो ये लोगों का जो एतमाद है, वो अदालतों पर वो कैसे बहाल हो सकेगा। इमरान खान साहब बिल्कुल, ने कल रात को भी कहा, वो बारहा कह रहे हैं कि आप जितने भी केसेज़ हैं, उन तमाम केसेज़ में वो हाज़िर भी हो रहे हैं। तमाम केस में हाज़िर होने के लिए तैयार भी हैं, सिवाय इसके कि उनको सुना जाए, उनके दलाइल को सुना जाए, उनके गवाहान को सुना जाए, उनके पास जो कोई भी अपने आप को डिफेंड करने की चीज़ें हैं, अपने दिफ़ा के लिए उसको सुना जाए। अगर आप उनको दिफ़ा का हक दिए बगैर ये करेंगे, फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये फैसले जो हैं, वो इन अदालतों के माने जाएँ। फिर उसके बाद हायर कोर्ट्स में जाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा। इंसाफ की उम्मीद बहरहाल इन्हीं अदालतों से है और हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि ये अदालतें इंशाअल्लाह कानून, आइन और इंसाफ के तहत हमें इंसाफ देंगी। बहुत शुक्रिया आपका नाइम साहब। थैंक यू वेरी